नमस्कार मेरे सारे व्यूअर्स को। लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल एपिसोड्स में लास्ट हम कोशिश करते हैं कि जीवन के उन पहलुओं को आपके सामने रखें जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल में एक हेल्थ के ऊपर एक नई सीरीज़ चलाई गई है। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम देश के एक बहुत ही बड़े जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठकर कई पहलुओं पर विचार करेंगे। यूरोलॉजी का मतलब आप लोग सभी समझते हैं, मोर और लेस यूरेन से रिलेटेड जटिलताओं का जो विज्ञान है या जो उसकी साइंस है उसको हम यूरोलॉजी कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी, इनको लोग डॉक्टर MS अग्रवाल भी कहते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर मधुसूदन अग्रवाल, MS सर्जरी, MCH यूरोलॉजी, FAMS और FRCS ग्लासगो, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सार्क एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जन्स के संस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान में पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा में सीनियर कंसल्टेंट, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीजनल साइंसेज में अपनी महारत हासिल रखने वाले डॉक्टर MS अग्रवाल करीब 40 साल के अनुभव के साथ 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रकाशित कर चुके हैं। 400 से 50 अधिक मंचों पर आपके द्वारा व्याख्यान दिए गए हैं और आपने एंड्रो यूरोलॉजी में ऐसे कई नवाचार किए हैं जिनसे दुनिया भर के सर्जनों को एक नया रास्ता मिला है। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं हम अपने लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस हेल्थ एपिसोड में। डॉक्टर साहब, यू आर हार्टली इनवाइटेड टू अवर शो, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर presence that you gave some time to us and for our viewers. Thank you very much for this invitation. मैं आभारी हूँ इस अवसर के लिए और मुझे बड़ी खुशी होगी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने में अपने अनुभव और उनके जिज्ञासाओं को पूरा करने में। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि यूरोलॉजी क्या है। देखिए, सर्जरी शल्य क्रिया सारे शरीर के लिए है, लेकिन जो सर्जरी की ब्रांच किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम और जिसको मूत्र और जनन तंत्र कहते हैं उससे संबंधित होती है, उसको यूरोलॉजी कहते हैं। सो एक्चुअली दिस इज यूरोलॉजिकल सर्जरी। और जो सामान्य रूप से समझने के लिए समझें तो जैसे पथरी सबसे आम समस्या है, और दूसरी प्रोस्टेट जो उम्र के साथ लगभग सभी पुरुषों में पाई जाती है। जो आजकल प्रचलित पद्धति है लेज़र और दूरबीन वाली, ये की होल सर्जरी, तो ये सब हमारे क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसके बारे में हम सब लोग पढ़ते सुनते हैं, वो भी यूरोलॉजी का पार्ट है। और अभी जो रोबोटिक सर्जरीज शुरू हुई हैं ये यूरोलॉजी से ही शुरू हुई हैं। तो यूरोलॉजी का प्राइमरी फोकस है यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनीज, स्टोन्स, प्रोस्टेट, ट्रांसप्लांट एंड दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं यूरिनरी इन्फेक्शंस और इससे मिलती जुलती समस्या। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, आप जो अभी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल जो कि हमने सुना है 22 या 23 साल से यूपी का एक सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर बनकर निकल कर आया है, तो इसको कई लोगों की निगाह में ये यूरोलॉजी के लिए विशेष रूप से जाना पहचाना नाम बन चुका है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में यूरोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर इसका इतना जो बड़ा नाम है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, पुष्पांजलि हॉस्पिटल 200 से ऊपर बेड्स होने के कारण शहर का शायद एकमात्र अस्पताल है विच वॉज कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर टीचिंग असाइनमेंट। तो हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में यूरोलॉजी में DNB जो कि सुपर स्पेशलिटी टीचिंग प्रोग्राम है वो शुरू किया है यहाँ। आगरा का पहला DNB सुपर स्पेशलिटी, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट DNB सुपर स्पेशलिटी इन यूरोलॉजी। So we run a full department of urology in पुष्पांजलि हॉस्पिटल। हमारे 3 फुल कंसल्टेंट्स हैं, उसके अलावा एसोसिएट कंसल्टेंट्स हैं, हमारे 2 यूरोलॉजी ट्रेनीज़ हैं और हमारा पहला बैच पास होकर के जा चुका है इस वर्ष। So this is the only hospital in
Agra, which has a full functional urology department, a teaching program with full facilities of all urology equipment. We have a transplant program है, और क्योंकि साथ में एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर है, तो इसीलिए यूरोलॉजी के अलावा जो एंसिलरी सपोर्टिव फैसिलिटीज़ हैं, आईसीयू, कैंसर सेंटर, ब्लड बैंक, जो भी और एडिशनल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो भी सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण इट इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस वर्किंग in this hospital, and having a teaching facility, I think that is the most satisfactory part of working here. So हम ये मान सकते हैं कि जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है पुष्पांजलि हॉस्पिटल का, ना सिर्फ ये एक ऑपरेटिव है, बल्कि अब ये एक टीचिंग और पूरा रिसर्च के लेवल पर भी जा चुका है, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को भी हम सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी में ट्रेन कर बैचेस निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूपी का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर डीएनबी प्रोग्राम यूरोलॉजी में ऑपरेट किया जा रहा है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? हाँ, शुरू सबसे पहले हुआ था, अब तो कई जगह है। ओके, इट इज़ नाउ अवेलेबल इन मैनी प्लेसेस, बट आज भी सुपर स्पेशलिटी आगरा में तो एकमात्र जगह है जहाँ डीएनबी प्रोग्राम है। वी हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विजिटिंग यूरोलॉजिस्ट्स and even international trainees, regular arrangement with other countries as well. The Arab Association has a regular arrangement with us. हमारे पास regular trainees आते हैं from overseas for learning urology. So यूरोलॉजी को समझें तो इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक इसमें छोटा सा काफ़ी आम प्रचलित लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो है किडनी स्टोन्स की और पथरी की। ये जो पथरी का दर्द है या किडनी स्टोन्स है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है और क्या इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है या इसके चांसेस को कम किया जा सकता है? थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताइए। देखिए, पथरी की समस्या बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि 10 से 15% पॉपुलेशन किसी न किसी वक्त पर इससे अफेक्ट होती है, और मुझे लगता है कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी को पथरी की शिकायत ना हुई हो, और तकलीफ़देह होती है और समय रहते ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत होती है। तो पहली बात ये कि एक आम मन में लोगों के होता है कि होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, देसी इलाज से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जो छोटे स्टोन्स होते हैं, छोटी पथरियाँ होती हैं, उनका होता है, लेकिन जब बड़ी होती है या जब तकलीफ ज़्यादा देती है तो इसमें फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। और जो नई टेक्नोलॉजी पिछले कुछ 1-2 दशकों में विकसित हुई है, वो बिना चीरफाड़ के, बिना ऑपरेशन के, दूरबीन से, लेज़र के द्वारा ये पथरी से मुक्ति दिला देती है। और इसी कारण यूरोलॉजी एज ए स्पेशलिटी डेवलप हुई है कि जिससे पथरी के इलाज में जो नए डेवलपमेंट्स और नई एडवांसेस हुई हैं, वो मरीज को उनसे लाभान्वित करा सके। क्यों बनती है, उसके लिए कई फैक्टर्स हैं, और ये भी देखा गया है कि ये पथरी बनने की समस्या बढ़ रही है पिछले वर्षों में। पानी की कमी से, खारे पानी के प्रयोग से, कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा, जैसे पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, इनका सेवन जो बढ़ा है, इसका सीधा असर पथरी की समस्या बढ़ने से है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को और अपने मरीज़ों को ये राय देते हैं, कम से कम जिनको हुई है वो तो छोड़ें। अब दुर्भाग्य से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो इस तरह के लोग हैं, क्या उनको बार बार अगर पथरी बनती है तो क्या ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा? करेक्ट। सो पथरी बनने की टेंडेंसी कुछ लोगों को होती है, और कई बार ये फैमिलियल होती है। एक परिवार के कई सदस्यों को, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ कई जनरेशंस, ग्रैंडफादर, फादर, सन, भाइयों, पूरे परिवार में सबको पथरियाँ होती हैं, ये बात सच है। और इसके लिए कुछ आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स हैं। जैसे एक चीज़ होती है यूरिक एसिड। कुछ लोगों को ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे शुगर बढ़ती है वैसे यूरिक एसिड बढ़ता है, जिसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो जिसको भी यूरिक एसिड अगर बढ़ता है, यूरिक एसिड अगर बढ़े तो उससे स्टोन बनते हैं। तो अगर किसी के अंदर, या कैल्शियम अगर ब्लड में बढ़ता है,
जिसको हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो टेस्ट करने से मालूम पड़ जाती हैं। तो किसी को भी अगर पथरी की शिकायत होती है तो हम ये सब टेस्ट कराते हैं, और जो पथरी निकलती है उसको भी टेस्ट कराते हैं, और उसके अनुसार प्रिकॉशंस, क्या खाने पीने में परहेज़ करना चाहिए या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, वो हम एडवाइज़ करते हैं। तो जिसको भी पथरी की शिकायत है उसको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जिससे पथरी फिर ना बने, क्योंकि पथरी जिसको भी बनती है उसको दोबारा बनने की संभावना भी रहती है। तो दैट्स वन पार्ट। दूसरा पार्ट है जो मैंने शुरू में कहा कि पानी की कमी से बनती हैं पथरियाँ। तो ज़्यादा पानी पीना एक बहुत ही सरल उपाय है, जो मुझे लगता है कि इन जनरल पॉपुलेशन एवरीबडी शुड फॉलो, कि डिहाइड्रेशन अवॉइड करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, तो पथरी बनने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। तो पथरी कुछ नहीं है, कुछ सॉल्ट्स का डिपोजिशन है, करेक्ट, जो कि समय के साथ ठोस होता जाता है और वो छोटे या बड़े पत्थरों के रूप में आपकी किडनी में जमा होता है। ये शायद खारे पानी की वजह से भी हो सकता है, गुटखा पान मसाला खाने की वजह से होता है, कम पानी पीने की वजह से भी हो सकता है। पथरी को लेकर के भ्रांतियां लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने एक बात कही कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये देशी इलाज से या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से पथरी निकल जाती है। तो पहली बात ये समझना आवश्यक है कि ये बात सच है, लेकिन सिर्फ छोटी पथरियों के लिए। बड़ी पथरी है और गुर्दे को नुकसान कर रही है तो उसमें ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए, समय पे इलाज करना चाहिए। वरना हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं किडनी डैमेज के साथ, कि पथरी का समय से इलाज नहीं कराया और उसकी वजह से गुर्दा ख़राब हो गया, और एक बार ख़राब हो गया तो फिर वो वापस ठीक नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर दवा से निकलने की संभावना हो तो ही दवाओं पर निर्भर रहें। दूसरी बात, पथरी के परहेज को लेकर के मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ अगेन पथरी के परहेज को लेके हैं। जैसे बीजों वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि बीज तो पेट में ही रह जाते हैं, और गुर्दे ब्लड के फिल्टर की तरह हैं, खून को के लिए छन्नी का काम करते हैं। तो जो चीज़ खून तक पहुँचे ही नहीं उससे पथरी कैसे बनेगी? तो इसीलिए ये भ्रांति कि बीजों वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए सरासर फजूल है। दूसरी चीज़, जैसे एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए। सच ये है कि टमाटर के अंदर साइट्रेट और मैग्नीशियम होता है जो पथरी बनने से बचाता है। टमाटर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे पथरी बढ़ती हो। अब पता नहीं कहाँ से ये भ्रांति आई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बहुत रिसर्च करी हमने इस पर, और आज तक ये स्रोत मुझे नहीं मिल पाया है कि ये आई कहाँ से। बट सच ये है कि टमाटर के लिए कोई मनाही नहीं है पथरी में, बल्कि फ़ायदा ही करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, और मुझे लगता है दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, एन अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस मैसेज टू द पब्लिक। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि हम भी शुरुआत से यही सुनते हुए आ रहे थे कि बीजों वाली चीज़ें खाने से होता है। तो मैं आप सभी को ये बस कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बड़े लोग कहे चले आ रहे हैं उसको मानकर ही चलते हैं, जबकि इसमें कोई यथार्थ नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो आज मैं पहली बार सुनकर हैरान हूँ कि क्या पथरी जो है वो किडनी को डैमेज भी कर सकती है? अगर ये तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि सी इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ किडनी डैमेज एंड किडनी फेलियर। ओके, हमारे पास कितने मरीज आते हैं कि जिन्होंने पथरी का समय रहते इलाज नहीं कराया, और दो गुर्दे हैं, अगर दोनों में पथरी है और गुर्दे डैमेज हो गए तो वो तो दैट इज एंड स्टेज। फिर वो मरीज या तो डायलिसिस पे जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट पर। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए और समय रहते इलाज कराना चाहिए। सो आप सभी लोग व्यूअर्स जो देख रहे हैं, इस पूरे पॉडकास्ट का एक सबसे मेन बिंदु जो आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर पथरी को सिर्फ एक छोटा सा पत्थर मानकर और काफ़ी दिन तक उसको अनदेखा कर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी अनलकी डे वो आपकी गुर्दे को या किडनी को डैमेज कर दे। सो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना था। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेट जो है काफ़ी सारे लोगों को जो कि इससे अभी तक पीड़ित नहीं हुए हैं उनको इसके बारे में नहीं पता कि व्हाट इज़ प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट के क्या क्या
रीजंस हैं और ये क्यों होता है, और सबसे पहले कि प्रोस्टेट क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अब यूँ समझें कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है और यूरिन का पैसेज, पेशाब का रास्ता, उसके माध्यम से उसके अंदर से निकलता है और ये सबके अंदर जन्म से ही पाई जाती है, पुरुषों के अंदर, इसीलिए इसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके। और ये 40 या 45 या 50 की उम्र के बाद में बढ़ने लगती है। इसके आकार में वृद्धि क्यों होती है ये बहुत अच्छी तरह तो नहीं समझा जाता है, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ हार्मोनल चेंजेस जो उम्र के साथ होते हैं उसके कारण होती है। जैसे शरीर में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके लेवल्स कम होने लगते हैं, कुछ हार्मोनल बैलेंस चेंज होने लगता है, उसके कारण होता है। तो सब नहीं तो 50% लोगों में आफ्टर द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। ओके। और उसके कारण यूरिन का पैसेज कुछ रुकने लगता है या फ्लो कम होने लगता है। ओके। या कुछ रुकावट आने लगती है और यूरिनरी सिम्टम्स होने लगते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये प्रोस्टेट की शिकायत बढ़ती है। 90 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 80 से 90% लोगों में ये तकलीफ किसी न किसी रूप में देखी जाती है। तो जैसे आँख का मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट, ओके, इसे समझिए कि ये एक तरह से उम्र का लक्षण ही है और इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कोई तरीका कि इसकी रोकथाम की जा सके। किसी में ये थोड़ा जल्दी उम्र में होती है, किसी में थोड़ा देर से होती है, कोई सौभाग्यशाली हो तो उसमें नहीं होती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 50% से ज़्यादा लोगों में, पुरुषों में ये होनी ही है, ये मान के चलें। और इसके लक्षण शुरुआत इस तरह से होती है कि यूरिन का फ्लो कुछ कम होने लगता है या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो पहले पूरी रात सोते थे एक आध बार रात में उठने लगते हैं, थोड़ी देर लगती है यूरिन करने में, या बार बार रुक रुक के यूरिन आता है, ड्रिबलिंग बूंदे में आने लगता है, फ्लो कम हो जाता है, कभी जलन होती है, यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो एक तरीका जो पहले होता था वो है बड़ा ऑपरेशन जो पेट खोल के किया जाता है। लेकिन जैसा आजकल सब लोग समझते हैं कि बड़े ऑपरेशंस तो अब बहुत कम होते हैं, तो अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादातर जिनको की होल सर्जरी कहते हैं या दूरबीन वाला ऑपरेशन कहते हैं वो किया जाने लगा है, और उनको सामान्य भाषा में लेज़र वाली सर्जरी भी कहते हैं। एक पद्धति है जो आज से तकरीबन अब तो 100 वर्ष होने वाले हैं, करीब 80-90 साल पहले शुरू हुई थी, जिसको कहते हैं TUR, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन, दूरबीन वाली पद्धति। भारत में ये 1960s-70s में पहली बार शुरू हुई। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आगरा में प्रोफेसर BD शर्मा इसके पायनियर थे। हिंदुस्तान में बिल्कुल शुरुआती स्पेशलिस्ट में से थे वो। भारत में मुझे लगता है कि 3-4 जिन सेंटर्स में TUR शुरू हुआ, आगरा और प्रोफेसर BD शर्मा उनमें से पहले थे। तो ये सब दूरबीन वाली पद्धति हैं। अब नई टेक्नोलॉजी जो पिछले कुछ वर्षों में आई है वो लेज़र वाली है, और उसके साथ एक और नई टेक्नोलॉजी है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वो लेज़र से मिलती जुलती है, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ मायनों में लेज़र से भी बेटर है। तो वो प्लाज्मा और लेज़र ये अब आजकल यही किए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, अभी कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर कुछ भी एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, या जो बहुत हाई रिस्क होते हैं क्योंकि ओल्ड एज होती है, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम है। तो अभी कुछ और भी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल ही अनफिट हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, जिनको इवन ये लेज़र वाला प्रोसीजर भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हाई रिस्क। तो उनके लिए अभी नई एक पद्धतियाँ डेवलप हुई हैं जिनको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं वाटर वेपर थेरेपी। उसमें स्टीम, वाटर वेपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोस्टेट के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है और उससे प्रोस्टेट की ग्रंथि श्रिंक हो जाती है और वो रास्ता खुल जाता है। तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो भारत में अभी रिसेंटली उपलब्ध हुई है। ऐसे ही एक और टेक्नोलॉजी है जिसको iTind कहते हैं, और एक और टेक्नोलॉजी है जो यूरोलिफ्ट कहलाती है। ये सब वो टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट ऑपरेट करा के सेम डे घर जा सकता है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, जिनको हार्ट फंक्शन बहुत पुअर है और जो किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए अनफिट हैं,
उनके लिए ये फैसिलिटी अब उपलब्ध हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम ये भी अब और ये अब हमारे शहर में, हमारे सेंटर में अभी उपलब्ध है और हम पेशेंट को ये दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो तरह के पेशेंट्स हैं या दो तरह का डिवीज़न है। एक वो लोग जो कि ऑलरेडी शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं या बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो पता लगा सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, मेडिक्लेम फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक तबका सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ऐसा भी है जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, पर उन लोगों को बड़ी जगह जाने का डर या सरकार की आयुष्मान या अथवा इस तरह की स्कीम्स का एनरोल ना हो पाना उनका, तो उनको कई सारे क्वैक्स या कई सारे लोकल लेवल पर ही जो डॉक्टर लिख कर लगाते हैं या वो उनको दिग्भ्रमित करते हैं और अलग अलग जगह पर उन लोगों को जानलेवा खिलवाड़ उनके स्वास्थ्य के साथ और उनके फाइनेंशियल उसके साथ करते हैं। क्या इस चीज़ को भी किसी रूप में हम कम कर सकते हैं या कैसे इन लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा माध्यम है। अगर हम लोगों को एजुकेट कर सकें और लोग जो हमारी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और इसको और प्रसारित करें, तो लोग अवेयरनेस बढ़ेगी तो एजुकेशन बढ़ेगी। इस पूरे पॉडकास्ट के सार को अगर समझा जाए, इसके सारांश को, तो ये है कि आज की इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको खुद का एग्जामिनेशन करने की बेसिक समझ होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत से आइडेंटिफाई कर एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, और आज की डेट में सबसे अच्छी बात क्या है, मेडिक्लेम्स की इतनी पॉलिसी हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो सरकार की आयुष्मान एक पॉलिसी है जहाँ 5 लाख रुपए तक का इलाज सभी को ही उपलब्ध है। ये पॉडकास्ट का जो एक उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि कभी कुछ छुए अनछुए पहलू जिससे कि काफ़ी लोग नहीं जुड़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उनको कुछ एक आइडिया मिले। और हमारे साथ डॉक्टर MS अग्रवाल, डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल, जो कि लीजेंड हैं, जो कि आइकॉन हैं अपने मेडिकल फैटर्निटी के, उनके साथ आज हमने इतनी बातें की, आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखे। हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जब आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ देर के लिए आपके अंतर मन में ज़रूर समाएंगी। सो डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आने का और हमारे साथ बने रहकर लोगों को कुछ उनके सवाल या उनकी जो क्यूरियोसिटीज़ हैं उनको जवाब देने का हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।